हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा आज पीजीटी कॉमर्स सीरीज का लेक्चर 17 है, जिसमें हम कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 171, इफ अ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ। सी, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालने का एक क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। ये क्राइटेरिया होता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में रेट गिवन होती है, लेकिन जो आपका टाइम पीरियड है वो सिचुएशनली आपको डिसाइड करना पड़ता है। या तो सारे टाइम पीरियड को आप लर्न कर सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, मिडल ऑफ हाफ ईयरली, एंड ऑफ हाफ ईयरली। क्या क्या रेट है या तो आप लर्न कर लीजिए, और अगर आप लर्न नहीं कर सकते तो इसको कैलकुलेशन करने का एक क्राइटेरिया है, उसके थ्रू आप बिना लर्न करे भी करेक्ट टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हैं। सी, क्लॉक के टाइप में एक फॉर्मेशन आप बनाइए, अपने माइंड में उसको सेट कीजिए, और उसके बेस पे आप क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो, किसी की भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सी, अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल एंड टाइम पीरियड आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइडेड बाय 2। देखिए, अपनी सिचुएशन में मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर मंथ के लास्ट में, सपोज यहाँ से ईयर स्टार्ट हुआ तो मंथ के लास्ट में, यानी कि कहाँ विड्रॉवल किया? यहाँ पे विड्रॉवल किया 1 पे। अब इस 1 पे विड्रॉवल किया और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसके बाद कितना टाइम पीरियड बच गया है? 11। पॉइंट टू बी नोटेड, 12 मंथ है, और यहाँ पे बात कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एवरी मंथ के एंड में, यानी कि जो फर्स्ट विड्रॉवल हुआ है वो फर्स्ट मंथ के एंड में, यानी कि फर्स्ट मंथ के एंड में हुआ है। तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बच गया? ईयर का 11 मंथ प्लस टाइम पीरियड आफ्टर लास्ट विड्रॉवल। अब देखिए, एंड में कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट के बाद किया, और आपको कह रहा है एवरी मंथ के लास्ट में। तो जो 11 मंथ है उसका एंड कहाँ होगा? इधर। यानी कि सपोज जनवरी से दिसंबर है, तो पहला जो विड्रॉवल किया वो 31 जनवरी को किया, और लास्ट विड्रॉवल कब किया? 31 दिसंबर को। इसका मतलब ये फर्स्ट विड्रॉवल के बाद इस ईयर का कितना टाइम पीरियड बचा? 11 मंथ, और लास्ट विड्रॉवल के बाद कितना टाइम बचा? 0 मंथ। टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस टाइम पीरियड आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइडेड बाय 2। यानी कि कितने टाइम के लिए ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा? 11/2 मीन्स 5.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? इसी तरह से सपोज होता बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब है यहीं पे स्टार्टिंग में ही विड्रॉवल हो जाता। जब स्टार्टिंग में विड्रॉवल हो जाता, तो अब हम देखेंगे कि भाई फर्स्ट विड्रॉवल के बाद कितना बचा हुआ है। तो फर्स्ट विड्रॉवल के बाद कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है? पूरा 12 मंथ। और लास्ट विड्रॉवल, क्योंकि बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कहाँ होता? स्टार्टिंग ऑफ 11 मंथ यहाँ हो जाता। तो लास्ट विड्रॉवल के बाद कितना टाइम पीरियड बचता? 1 मंथ। 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 2। 13 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। यानी कि अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो कितने टाइम पीरियड के लिए निकलेगा? 6.5 मंथ के लिए। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल का मतलब है कहाँ निकलता? यहाँ से ईयर स्टार्ट है, यहाँ पे निकलता, और मिडल का मतलब है
फर्स्ट विड्रॉवल के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया 11.5। अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ होता है तो फर्स्ट विड्रॉवल के बाद कितना टाइम बचा 11.5। और लास्ट विड्रॉवल कहाँ होता, नवंबर और दिसंबर के बीच में, सॉरी दिसंबर के बीच में, यानी कि 15 दिसंबर को होता अगर कैलेंडर ईयर आप ले रहे हैं। तो लास्ट विड्रॉवल के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया, आपका टाइम पीरियड बचा 0.5 मंथ, यानी कि 15 डेज। 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 मंथ्स। यानी कि या तो आप याद कर लीजिए या आपको ये निकालने का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात अगर हो रही है 6.5 टाइम पीरियड के लिए, फिक्स विड्रॉवल एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6। क्लियर? तो यहाँ पे एंड लास्ट है, यानी कि एंड ऑफ एवरी मंथ की बात की गई थी, इसलिए टाइम पीरियड हमने क्या लिया 5.5। और जो भी अमाउंट मंथली होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट करना है कैलकुलेशन करते समय आपको एनुअल ड्राइंग्स में। क्लियर? सपोज ये आपका क्या होता, हाफ ईयरली होता, ये मैंने आपको बताया एंड का, ये है आपका बिगनिंग का, एंड दिस इज फॉर मिडल। और यहाँ पे ड्राइंग कैसी थी, मंथली। सपोज ड्राइंग आपकी होती हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के एंड में तो पहली हाफ ईयरली यहाँ से शुरू होती और हाफ ईयरली का एंड क्या होता, दिस वन। यहाँ पे आप विड्रॉ करते, यानी कि 30 जून को विड्रॉ होता पहला, तो 30 जून के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया आपका 6 मंथ। और जो एंड की बात हो रही है हाफ ईयरली के एंड में, तो दूसरा हाफ ईयरली क्या होगा 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को अगर विड्रॉवल करोगे तो इस साल के लिए उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 0। 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना टाइम पीरियड आ जाता 3 मंथ्स। सपोज बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली है, यहां से बिगिनिंग हो रही है, यानी कि 1 जनवरी को ही आपने विड्रॉवल कर लिया। बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली मीन्स विड्रॉवल ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया आपका 12 मंथ। देन बिगिनिंग ऑफ सेकेंड हाफ ईयरली, देखिए सेकेंड हाफ ईयरली कब से स्टार्ट होगी 1 जुलाई से। 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड हो गया आपका 6 मंथ। क्लियर है ये बात? डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12 प्लस 6 मीन्स 18 डिवाइडेड बाय 2 9 मंथ। सिमिलरली अगर मिडल ऑफ हाफ ईयरली की बात हो रही है, हाफ ईयरली में 6 मंथ है, और मिडल की अगर बात हो रही है तो विड्रॉवल कब हो रहा है 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को, यानी कि फर्स्ट विड्रॉवल के बाद कितना टाइम पीरियड बच जाएगा 9 मंथ। देन सिमिलरली मिडल में हो रहा है, अब दूसरी हाफ ईयरली थी आपकी 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, तो इसका मिड क्या आएगा सितंबर, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त सितंबर, या तो 30 सितंबर को विड्रॉवल होगा या फिर 1 अक्टूबर को, मींस द सेम। तो मिडल में अगर विड्रॉवल होगा तो कितना टाइम बच गया उसके बाद 3 मंथ डिवाइडेड बाय 2। 9 प्लस 3 यानी कि 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 मंथ। क्लियर है? या तो सारी रेटें आप लर्न कर लीजिए या फिर आपने क्या करना है कैलकुलेशन का क्राइटेरिया सीख लेना है। सिमिलरली अगर हम क्वार्टरली की बात करें, यानी कि क्वार्टरली का मतलब क्या है साल में 4 बार। एंड ऑफ क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ 3 मंथ के बाद। अगर मैं एंड ऑफ क्वार्टरली की बात करूं तो 3 मंथ के बाद, यानी कि या तो 31 दिसंबर को, 31 मार्च को, या विड्रॉवल कब होगा 1 अप्रैल को। तो इसके बाद अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो कितना टाइम पीरियड बच जाएगा आपका 9 मंथ। एंड की बात करें हम क्वार्टरली के, अगर आपका एंड ऑफ क्वार्टरली निकलता है यानी कि 31 मार्च या 1 अप्रैल को निकलता है, तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बच गया आपका 9 मंथ। देन लास्ट जो क्वार्टरली है वो कहाँ होगी आपकी 9 से लेके 12 के बीच में। अब यहाँ पे एंड की बात हो रही है, यानी कि कहाँ निकलेगा वो 31 दिसंबर को, यानी कि अगर एंड की बात हो रही है चाहे क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, तो बाद का पीरियड उस सिचुएशन में क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2। 9 प्लस 0 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि
2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगर क्वार्टरली के एंड में विड्रॉल होता है तो कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 4.5 मंथ। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली, किसी भी चीज का बिगिनिंग है तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड स्टार्टिंग में ही निकल गया, तो पहले विड्रॉवल के लिए टाइम पीरियड क्या है? 12। अब बिगिनिंग की बात हो रही है तो लास्ट क्वार्टरली कब शुरू होगी? 9 और 12 के बीच में, यानी कि लास्ट क्वार्टरली जब विड्रॉवल हुई बिगिनिंग में तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड बच गया? 3 मंथ प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। 12 प्लस 3 13 डिवाइड 12 प्लस 13 सॉरी 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। यानी कि अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टरली है तो इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज करेंगे? 7.5 मंथ। क्लियर? सिमिलरली अगर मिडल है तो मिडल क्वार्टरली की बात करेंगे अगर हम, तो पहली क्वार्टरली के बाद कितना टाइम बचेगा? 3 मंथ का होता है और मिडल वहां से काउंट करेंगे तो 1.5, यानी कि कितना टाइम पीरियड बचेगा? 10.5। 1 मंथ 15 डेज के बाद विड्रॉवल होगा, यानी कि 15th Feb को पहला विड्रॉवल होगा if withdrawal is in the middle of each quarterly। एंड लास्ट के बाद भी क्या टाइम पीरियड बचेगा? 1.5 मंथ, क्योंकि लास्ट का विड्रॉवल कब होगा? 9 और 12 के मिड में। तो कितना बच जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मिड की बात हो रही है तो 1.5 मंथ, क्योंकि टोटल 3 मंथ है तो उसका मिड क्या होगा? 1.5। हर क्वार्टरली के 3 मंथ काउंट होंगे। 10.5 प्लस 1.5, 10 प्लस 1 11 और 1 12, इट मीन्स 6। चाहे तो आप लर्न कर लीजिए। लर्न करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई आप देख रहे हैं कि मिडल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या फिर मंथली है, सबका आंसर क्या है? 6 मंथ। यानी कि मिडल में अगर कैलकुलेट किया है तो सबका आंसर है 6। बिगिनिंग में है हाफ ईयरली के लिए मंथली के लिए 6.5, हाफ ईयरली के लिए 9 और क्वार्टरली के लिए 7.5। मंथली का अगर एंड है तो 5.5 मंथ, हाफ ईयरली का एंड है 3 मंथ और क्वार्टरली का एंड है तो 4.5। क्लियर? तो चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172। Vikas is a partner in a firm. His drawings during the year ending 31st March 2019 were 75,000. If interest on drawings is charged at the rate of 9% per annum, the interest charge will be। आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या क्या बताया है? 31st March 2019 को ड्राइंग्स बताया हुआ है, कितना है? 72,000। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 9% पर एनम। एनुअल आपको बताया हुआ है, आपको ये नहीं बताया कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको टाइम पीरियड गिवन नहीं है, सिर्फ एनुअल ड्राइंग गिवन है, तो हम बाय डिफॉल्ट कितने मंथ के लिए कैलकुलेशन करते हैं? 6 मंथ के लिए। क्लियर है क्वेश्चन? तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन है 72,000 इनटू टाइम पीरियड 6 मंथ लेंगे और रेट कितनी है? 9% पर एनम, यानी कि 9/100। 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, जो भी आपका क्राइटेरिया है इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, 360 मल्टीप्लाई बाय 9, 0, 9 6 जा 54, ठीक है, 5 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 5 32, 3240, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या समझे कि अगर आपको जनरली एनुअल ड्राइंग गिवन है और इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए कहा है, टाइम पीरियड बिगिनिंग, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173। Anuradha is a partner in a firm. She withdrew 6,000 in the beginning of
each quarter. Point to be noted, beginning of each quarter. ठीक है. During the year ending 31st March 2019, interest charge on her drawing 10% per annum. तो क्या बताया था आपको, एनुअल इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि आपको कैलकुलेशन करनी है. तो क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू एनुअल ड्रॉइंग्स. एनुअल ड्रॉइंग्स कितनी होंगी, क्वार्टर की बात हो रही है, ईच क्वार्टर 6000 ईच क्वार्टर. क्वार्टर कितने होते हैं ईयर में, 4. 6000 इंटू 4 यानी कि एनुअल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई, 24,000. क्लियर ये बात. हमें क्या लेनी है, एनुअल ड्रॉइंग. लास्ट क्वेश्चन में अपने एनुअल ड्रॉइंग ही गिवन थी, यहाँ पे 6000 पर क्वार्टर गिवन है, तो उसको एनुअल में कन्वर्ट किया. इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100. अब टाइम पीरियड आपको सारा मैंने पीछे कैलकुलेट किया था, या तो आपको याद हो या फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात हो रही है, तो किसी भी चीज का अगर बिगिनिंग है तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, 12. और क्वार्टर 3 मंथ का होता है. लास्ट क्वार्टर में अगर बिगिनिंग में किया हुआ है तो 3 टाइम पीरियड होगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.5. ठीक है, कितने टाइम पीरियड के निकलेगा, 7.5. या तो आप याद कर लीजिए, या आपको जो कैलकुलेशन का क्राइटेरिया आपको बताया उसको आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो भी है सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको. 0 से 0 कैंसिल. सिंप्लीफाई करने के लिए चाहो तो इसको पॉइंट हटा के यहाँ लगाओ. ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल. 12 2 जा 24, 20 इंटू 75, 0 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115. यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी 1500. क्लियर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. यानी कि आपने इनिशियल अगर समझ लिया तो सारे क्वेश्चन में आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन. 174. If equal amount is withdrawn by a partner in each month during a period of 6 months, interest on the total amount will be charged for dash month. अब पूरा मंथली तो निकाला, लेकिन पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं किया कि ये कैलकुलेशन कितने तक करनी है आपको, 6 मंथ तक. पॉइंट टू बी नोटेड, आपको कह रहा है इक्वल अमाउंट विड्रॉ बाय अ पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ. 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन की है. आपको ये गिवन नहीं है कि बिगिनिंग में किया है, एंड में किया है, या कहाँ किया है. तो बाय डिफॉल्ट हम मिडल मानते हैं. एनुअल की मिडल की परसेंटेज होती है 6 मंथ, सॉरी एनुअल की जो मंथ होता है वो क्या होता है, 6 मंथ. और यहाँ पे क्योंकि 6 महीने के लिए निकाला है तो रेट क्या हो जाएगी, 3. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ये बात क्लियर हो रही है कि विड्रॉ किया गया है एवरी मंथ. तो आपको ये नहीं पता बिगिनिंग, एंड या मिडल, तो हमने मिडल माना. अगर एवरी मंथ मिडल में पूरे ईयर तक विड्रॉ किया जाता है तो कितने मंथ के लिए आता है, 6 मंथ के लिए. लेकिन यहाँ पे 6 मंथ की बात हो रही है तो इसको क्या कर देंगे, हाफ. क्या आ जाएगा आंसर, 3 मंथ्स. क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 175. A partner withdraw rupees 8,000 each on 1st April and 1st October. Interest on his drawing at 6% per annum on 31st March will be. 31st मार्च को पूछ रहा है, यानी कि ईयर क्या है, 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च. 8,000 के 2 विड्रोवल किए गए हैं. एक विड्रोवल किया है 1st अप्रैल को और दूसरा किया गया है 1st अक्टूबर को. इट मीन्स क्या है, ये हाफ ईयरली. इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो, पहले क्या करते हैं, एनुअल में कन्वर्ट करते हैं. 8,000 2 हाफ ईयरली है. 8,000 इंटू 2 16,000. टाइम पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100. अब टाइम पीरियड की बात हो रही है, हाफ ईयरली की बात की गई है, और हाफ ईयरली में आपको बिगिनिंग एंड कुछ नहीं लिखा हुआ. अ पार्टनर विड्रॉ 8,000 ईच ऑन 1st अप्रैल. अच्छा नहीं, सॉरी, डेट गिवन है 1st अप्रैल और 1st अक्टूबर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली. अगर बिगिनिंग की बात करें हाफ ईयरली की, हर एक बिगिनिंग के बाद पहला टाइम पीरियड क्या रहता है, 12. और बिगिनिंग की बात हो रही है हाफ ईयरली की, लास्ट हाफ ईयरली से पहले क्या टाइम पीरियड होगा,
यानी कि 1 अक्टूबर से काउंट कर सकते हो आप क्या टाइम पीरियड हुआ 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ। आई एम रिपीटिंग, पहले विड्रोवल के बाद टाइम पीरियड प्लस लास्ट विड्रोवल के बाद टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। पहला विड्रोवल 1 अप्रैल को किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए 12। सेकेंड विड्रोवल 1 अक्टूबर को किया, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हो गया 6 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना टाइम पीरियड लेंगे 9 मंथ। कट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसल, 6 2 जा 12, 2 8 जा 16, 80 इंटू 9 यानी कि 720। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। तो सिचुएशन अलग हो सकती है, कहीं पे बिगिनिंग एंड मिडल, कहीं पे डेट्स। तो आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे तो इजीली आप हर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 176। Anu and Tanu are equal partner with fixed capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the account for the year ending 31st March 2019, it was discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum was omitted to be provided. यानी कि उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेटर ऑन पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था 8% था। पर एनम वाज ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड इन द एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, यानी कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। क्लियर है? आपको फिक्स कैपिटल गिवन है और आपको गिवन है कि 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो कि भूल गए हैं, ओमिट हो गया है प्रोवाइड करना। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करोगे? सी, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी चाहिए। कितना है 2 लाख का 8% यानी कि 8 2 जा 16, 16,000। 1 लाख का 8% यानी कि 8,000। टोटल जो एरर है वो कितने का है 24K का। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इक्वल पार्टनर, यानी कि ये जो प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ये प्रॉफिट इन्होंने गलती से अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो क्राइटेरिया क्या होता है, जो चीज गलत है उसे वापस ले लीजिए। ये अनु है एंड तन्नु, इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, डेबिट क्रेडिट। जब इन्होंने प्रॉफिट दिया होगा तो क्या किया होगा क्रेडिट। अभी आप वापसी ले रहे हो, एक तरह से रिवर्स एंट्री करोगे इस प्रॉफिट की। 24K इक्वली डिवाइड हुए होंगे, क्रेडिट हुए होंगे, रिवर्स करने के लिए क्या करोगे 12K डेबिट। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24K था, 24K हमने एज्यूम किया कि एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको वापस लिया। वापस लेने का तरीका क्या है, जितना जितना उनका पोर्शन था वो जब दिया होगा तो क्रेडिट हुआ होगा, अब वापस ले रहे हैं आप तो क्या करेंगे इसको डेबिट। इक्वल है इसलिए 24,000 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 12K। क्लियर? अब जो प्रोवाइड करना था वो एक्चुअल में प्रोवाइड कर दीजिए। अनु की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है 16K और तन्नु की कैपिटल पे कितना है 8K। अब देखिए किसका डेबिट ज्यादा है किसका क्रेडिट। यहाँ पे किसका ज्यादा है क्रेडिट, यानी कि अन्नू को क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से 4K से, 4,000 से अन्नू को क्रेडिट करेंगे और 4,000 से तन्नू को क्या करेंगे डेबिट। क्लियर है? अब ऑप्शन में देख लीजिए कहां पर 4,000 से अन्नू क्रेडिट हो रही है और तन्नू डेबिट हो रही है। अन्नू विल बी क्रेडिटेड बाय 4,000 एंड तन्नू विल बी डेबिटेड बाय 4,000, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ come on the next question.
क्वेश्चन नंबर 177. X, Y and Z are equal partners with fixed capital of rupees 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh respectively. After closing the account for the year ending 31st March 2019, it was discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum was omitted to be provided. यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. अगेन सेम फंडा, मैं कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कराने की वजह से पहले 2 पार्टनर में सेम चीज को लिया है और अब किस में लिया है, 3 पार्टनर के केस में. सी एक्स, वाई, जेड 3 है, सेम फंडा रहेगा, यानी कि इनमें 2 पार्टीशन होगा, डेबिट क्रेडिट एंड सेम इन जेड, डेबिट क्रेडिट. फिर पहले क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए. 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, यानी टोटल कितने थाउजेंड आ गया आपका, 16 + 4 20 और 20 40 और ये हो गया आपका 72 की. यानी कि 72 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन ये अमाउंट कैसी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, एज ए प्रॉफिट. जब प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, तो ये क्रेडिट हुई होगी. तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, रिवर्स एंट्री. इक्वल पार्टनर वर्ड लिखा है, मीन्स इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. सबसे कितना कितना वापस ले लिया, 24 की वापस ले लिया, और जो देना था, जो करेक्ट है, उसको देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिटेड. क्रेडिट करोगे तो क्या आएगा आपका, हमने कैलकुलेशन किया, x का इंटरेस्ट है 16 के, y का इंटरेस्ट है 24 के, z का इंटरेस्ट क्या है 32 के. अगेन मैचिंग करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, डेबिट ज्यादा आ रहा है, कितने से, 8K से. 8K से जो x है वो क्या होगा, डेबिट. ये इक्वल है, इसका कुछ नाम नहीं आएगा. यहां से देखोगे 8K से जो z है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट. यानी कि 8K से x डेबिट और z क्रेडिट. देख लीजिए कहां पर है, कौन से ऑप्शन में ये आपको गिवन है. डेबिट x एंड क्रेडिट z बाय 8000. क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. y तो आपका देखते ही आपको क्रॉस कर देना है ऑप्शन, क्योंकि y का बैलेंस है. अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है. तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग x को डेबिट करना है और z को क्या करना है, क्रेडिट. क्लियर. तो इस तरह से आप शॉर्ट में कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 178. When a partner is given guarantee by other partner, loss on such guarantee will be borne by. अगर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, तो जो उसकी डेफिशिएंसी होती है या लॉस की अमाउंट है, उसे कौन बियर करता है, पार्टनरशिप फॉर्म, ऑल दी अदर पार्टनर्स, पार्टनर विद हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर हु गिव द गारंटी. तो अगर गारंटी दी जाती है तो उसका शेयर कौन बॉन्ड करेगा, डेफिशिएंसी का, लॉस का, जिसने गारंटी दी है. यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 179. गारंटी गिवन टू पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी मीन्स. ए को बी और सी ने गारंटी दी है, इसका क्या मतलब है, इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दैट लॉस. अगर लॉस होगा तो ए लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल रिसीव ओनली द मिनिमम गारंटीड अमाउंट. अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है, तो ए को गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा. इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटीड अमाउंट. लॉस की सिचुएशन में और इनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में जिसको गारंटी दी है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में ए को गारंटी दी है, तो उसको गारंटी का शेयर मिलेगा ही मिलेगा. वो लिख दिया हुआ.
तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी गई है तो कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है उसको हमेशा उसका मिनिमम गारंटीड अमाउंट गेट होता है। उससे ऊपर है, मैक्सिमम है, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। अगर उसका लॉस है या कम शेयर आ रहा है तो उसको बाकी के पार्टनर एग्रीड जो उनकी वैल्यू है, यानी कि जो उन्होंने डिसाइड किया था गारंटी देते समय कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेफिशिएंसी को या एक पर्टिकुलर रेशो में, उस रेशो में वो लोग पे करेंगे। क्लियर? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। P, Q and R are partner in a firm in 3:2:1. R is guaranteed that he will get minimum of 20,000. R को गारंटी दी गई है कि उसको कम से कम कितना मिलेगा? 20,000 or as his share of profit every year. Firm profit was 90,000. Partners will get. अगर फर्म का प्रॉफिट 90,000 है तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? देखिए उसको गारंटी दी गई है आर को, तो आर को 20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले इनका डिवाइड कर लेते हैं, P Q R। अगर आप 3:2:1 में से डिवाइड करो, 3 और 2 5 और 1 6, 90,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, 6 5 जा 13, यानी कि 90,000 को 3:1 में आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 15 3 जा 45। डिवाइड हो गया। 3:2:1 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? P का शेयर 45, Q का शेयर 30 और R का शेयर 15। क्लियर है? अब R को गारंटी दी गई है कि भाई इसका जो शेयर है वो पूरा 20,000 रहेगा, तो इसके में 5,000 एड ऑन करना पड़ेगा। इसको तो मिनिमम शेयर देना ही देना है। ये जो 5,000 है ये कौन बियर करेगा? ये 5,000 बियर करेगी कौन? रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है। तो गारंटी किसने दी है? P और Q ने। ठीक है, अब P और Q ने गारंटी दी है और ये नहीं लिखा कि वो किस में शेयर करेंगे, तो हमेशा वो अपने शेयर में ही शेयर करेंगे डेफिशिएंसी को, यानी कि P और Q किस में शेयर करेंगे? 3:2 में। 5,000 को 3:2 में डिवाइड करके आप इनसे चार्ज कर लोगे। अगर 3:2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3,000 और Q में 2,000, यानी कि इसका प्रॉफिट का शेयर क्या हो गया? 45,000 माइनस 3, यानी कि 42,000, 30,000 माइनस 2,000, 28,000। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? यानी कि पहले नॉर्मल जो रेशो है उसमें डिवाइड करना है, फिर जो डेफिशिएंसी है वो गारंटी पार्टनर में ऐड कर देनी है। डेफिशिएंसी की अमाउंट अगर एक स्पेसिफिक रेशो गिवन है या कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है तो उसी रेशो में डिवाइड करेंगे, अदरवाइज उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिवाइड करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जिन्होंने गारंटी दी है। तो अपना ऑप्शन देख लीजिए, किस ऑप्शन में आपको P का शेयर 42, Q का शेयर 28 और R का शेयर 20 गिवन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। P, Q and R are partner in 3:2:1. R is guaranteed that his share of profit will not less than 70,000. किसको गारंटी दी है? अगेन R को। रेशो गिवन है 3:1, R को गारंटी गिवन है कि भाई आपका जो शेयर है वो 70,000 से कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी वाज बोर्न बाय P and Q in 2:1. ये गिवन है रेशो, लास्ट क्वेश्चन में हमारे गिवन नहीं था, इसमें आपका गिवन है। फर्म्स प्रॉफिट वाज ₹2,40,000 शेयर ऑफ P। आपको P का शेयर सिर्फ बताना है, किसी का भी शेयर बताएं, क्राइटेरिया वही होगा जो आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। P Q R, पहले प्रॉफिट को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 3:1 में डिवाइड करो, 3 2 5 और 1 6, 6 4 जा 24, यानी कि आ जाएगा 40,000।
यहाँ पे 80,000 और 43 जा 120, 1,20,000। ठीक है, अब इसका शेयर 70 होना था तो डेफिशिएंसी कितनी है 30 के। भाई आर को तो पूरा 70 आपको देना ही देना है, गारंटी दी है। डेफिशिएंसी जो है 30K को डिवाइड करेंगे पी एंड क्यू किस में 2:1 में। 2 और 1 3 यानी कि 20K एंड 10K। 30K को 2:1 में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 20K एंड 10K, यानी कि P में से 20,000 लेस होगा और Q में से 10,000 लेस होगा। इसका शेयर आ गया 70K और इसका शेयर क्या आ गया 1 लाख। आपसे किसका शेयर पूछा है P का। P का शेयर कितना है 1 लाख। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है 181 का ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 182। A, Y and Z are partners in 5:4:1. Z is guaranteed that his share of profit will not be less than 80,000. Any deficiency will be borne by A and Y in 3:2. Firm's profit was rupees 5,60,000. How much deficiency will be borne by A? देखिए सिचुएशन एक ही है, उस सिचुएशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डिफरेंट पूछा गया है। आपके पास है A, Y एंड Z। पहला क्राइटेरिया वही है, क्या करना है प्रॉफिट को रेशो में डिवाइड करना है 5:4:1। 5,60,000 को डिवाइड कर दीजिए 5 4 1 में। 5 4 9 और 1 10 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 56,000। देन 56,000 इंटू 4 1 2 3 6 4 जा 24 2 कैरी 4 5 जा 20 प्लस 2 22 एंड देन 5 से 1 2 3 5 6 जा 30 5 5 जा 25 और 3 28 2,80,000। इसको गारंटी दी गई है कि इसका शेयर यानी कि आपको कह रहा है Z is guaranteed that his share of profit will not be less than 80,000। इसको मिल रहा है यहाँ पे 56,000, इसका शेयर 80,000 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि डेफिशिएंसी कितनी हो गई इसकी 24,000। डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, डेफिशिएंसी बियर करेंगे A एंड Y इन 3:2। गिवन है किसमें करनी है डेफिशिएंसी को 3:2 में। 24,000 को 3:2 में डिवाइड कर दीजिए। 3 2 5 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 8 जा 40 0 0 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 और 1 9 एंड देन 3 से 3 8 जा 24 3 4 जा 12 मीन्स 14,400 और जो Y है वो बियर करेगा 9,600। आपसे क्या पूछा है हाउ मच डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय Y। Y कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा, तो कितनी बियर कर रहा है 9,600। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आपने देखा कि गारंटी में भी अलग अलग सिचुएशन है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको हर पार्ट के लिए रेडी रहना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 183। P and Q are partners sharing profit in the ratio of 1:2. R was manager who received the salary of rupees 10,000 per month in the addition to commission of 10% on net profit after charging such commission। ध्यान देना कमीशन क्या है आफ्टर चार्जिंग है। क्लियर है। देन आपसे कह रहा है टोटल रेमुनेशन ऑफ आर अमाउंटिंग टू रुपीज 1,80,000। आर का रेमुनेशन कितना है 1,80,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। प्रॉफिट बताना है बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। क्लियर है क्वेश्चन। यानी कि आपको
क्या गिवन है, रेशो गिवन है, मैनेजर की पर मंथ सैलरी गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन गिवन है और उसका टोटल रेम्युनरेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो इसमें से कमीशन अलग कर दीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो कमीशन कितना है, टोटल उसको जो रेम्युनरेशन मिला है इंक्लूडिंग कमीशन वो है 1,80,000 और उसकी सैलरी कितनी है 10,000 पर मंथ। एनुअली क्या हो गई 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000। कमीशन कितना हो गया 60,000। कैलकुलेशन का तरीका क्या होता था, रफली कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये कैलकुलेशन होता था इन द सिचुएशन ऑफ आफ्टर चार्जिंग। और यहां से जो आता था वो क्या होता था, मैनेजर कमीशन। तो यहां से अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, मैनेजर कमीशन इंटू 100 प्लस रेट, यानी कि जो डिवाइड करा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा अपॉन रेट। 60,000 इंटू 11, 11 6 जा 66 यानी कि 6,60,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। अब आपको पूछा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन तो आपका है 6,60,000 और सैलरी को भी आपको बिफोर चार्जिंग कह रहा है, यानी कि इसमें क्या करेंगे 1,20,000 ऐड। अगर आपको किसी भी चीज को आफ्टर से बिफोर में कन्वर्ट करना है तो उन चीजों को क्या कर देना चाहिए, आफ्टर से बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए जिनका भी आफ्टर बिफोर है उनको क्या कर दो ऐड। तो बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन है, सैलरी के बिफोर तो हमने निकाल लिया, कमीशन के बिफोर हमने निकाल लिया, तो वैल्यू क्या आ गई 7,80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। पहले आपने नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन निकाला, आपसे सैलरी भी बिफोर चार्जिंग कह रहा है तो सैलरी को इसमें क्या कर दिया आपने ऐड। तो ये वैल्यू आ गई बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। X and Y are partner. X draw fixed amount at a beginning of every month. Point to be noted. Beginning of every month. Interest on drawing is charged at the rate of 8% per annum. At the end of the year, interest on X drawing amounting to ₹2,600. Drawings of A were. अब आपको सीधा क्वेश्चन ना पूछ के क्या पूछा है, उल्टा पूछा है, ड्राइंग्स की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 100। टाइम पीरियड बिगिनिंग एवरी मंथ है, बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ, किसी भी बिगिनिंग है ईयरली हाफ ईयरली, फर्स्ट बिगिनिंग के बाद हमेशा पीरियड क्या बचता है 12 मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो लास्ट विड्रोवल के बाद भी क्या टाइम पीरियड बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या आ गया 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। क्लियर। 6.5 टाइम पीरियड कितना है 6.5। सोल्व कर दीजिए इसको, पॉइंट मूव की रिमूव करके यहां लगाएंगे और एनुअल ड्राइंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, चाहे तो डायरेक्टली काट दीजिए, ये यहाँ पे डिवाइड करा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करे उधर जाके क्या करेंगे डिवाइड। तो पहले काट लेते हैं, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, 8 से काट दीजिए, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ठीक है, 5 5 जा 25, यानी कि क्या आ गया 5 इंटू 12 इंटू 1000, 12 5 जा 60, 60,000। ये है एनुअल ड्राइंग। आपसे मंथली पूछिए, मंथली की बात हो रही है विड्रोवल की, और आपको मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से इसको डिवाइड कर दोगे।
12 5 जा 60, यानी क्या हो गया 5000 पर मंथ विड्रॉवल हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 185। Question number 185. A and B are partner in a firm. They are entitled to interest on their capital, but their net profit was not sufficient for their interest. Then the net profit will be distributed among partner in. आपको कह रहा है कि भाई जो A और B है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उनको जो गेट हुआ है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल नहीं पा रहा है। देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन। तो पार्टनर के बीच में उस प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए प्रॉफिट देने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अगर प्रोविजन है अवेलेबल। तो क्वेश्चन में लिखा है तो ऑब्वियसली प्रोविजन होगा। और इस सिचुएशन में अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो डिस्ट्रीब्यूट किसमें करते हैं? कैपिटल रेशियो में। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल भी प्रॉफिट नहीं बचा हुआ है तो उस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। अगर प्रॉफिट इतना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद कुछ बचता है तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ आया कि अगर प्रॉफिट इतना भी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुली दिया जा सके तो उस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। अगर प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद कुछ बच जाता है तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन को किसमें डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? तो ये था दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दूंगी आपके लिए डाउट सेशन में। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।